एवोल्यूशन सिर्फ एक थ्योरी है या फैक्ट है? हमारे सबसे पुराने एंसेस्टर्स एक्चुअली में आए कहां से? हेलो दोस्तों, आज से करीब 4 बिलियन साल पहले लाइफ शुरू होती है जमीन पर। बिलियंस ऑफ ईयर्स एवोल्यूशन के बाद लाखों किस्म के प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज सामने आती हैं। ये सारे पेड़ पौधे, जानवर और जीव जो आप देखते हो आज के दिन, वो सब आए एवोल्यूशन के चलते। इनमें से एक स्पीशीज होती है होमो सेपियंस की भी, यानी इंसान। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर इंसान बंदर से आए तो आज के दिन भी हमें बंदर क्यों देखने को मिलते हैं? ये सारे बंदर, चिंपांजीज और गोरिल्लाज, ये सब इंसानों में इवॉल्व क्यों नहीं हो जाते? ऐसे सवाल अक्सर उठाए जाते हैं लोगों के जरिए। कुछ लोग तो एवोल्यूशन को ही इनकार देते हैं, कहते हैं ये झूठ है। आखिर कितनी सच्चाई है इस एवोल्यूशन की थ्योरी में? ये थ्योरी है या फैक्ट भी है? और ये कैसे ये अलग अलग किस्म के जीव इवॉल्व हुए, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। शुरू से ही दोस्तों सबसे बड़े मिसकंसेप्शन को क्लियर कर देते हैं। एवोल्यूशन की थ्योरी कभी ये नहीं कहती है कि बंदर इंसान बन गए, बल्कि ये कहा जाता है कि सारे चिंपांजीज, गोरिल्लाज, बंदरों और इंसानों के लिविंग बीइंग एक ही रहे हैं और वो लिविंग बीइंग आज के दिन जिंदा नहीं है। एवोल्यूशन को अगर आप विजुलाइज करना चाहते हो तो एक पेड़ इमेजिन कीजिए। एक पेड़ का आगाज होता है सिर्फ एक स्टेम से, फिर ऊपर जाकर टहनियां बनती हैं, फिर उन टहनियों से छोटी छोटी टहनियां बनती हैं। ऐसे ही अगर आप आगे चलते रहे तो जो टिप आप देखोगे इस पेड़ की, एंड पॉइंट जो है वो आज के दिन सारे जिंदा मखलूक हैं। लेकिन एक सवाल तो आपके दिमाग में अभी भी आएगा कि जो हमारे एंसेस्टर थे, इनमें से कुछ इंसान बने, कुछ चिंपांजी बने और कुछ बंदर बने, ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब वीडियो में आगे आप समझेंगे। साल 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक तारीखी किताब लिखी थी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इस किताब में उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था। अब थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सुनकर आपको लगेगा कि कोई बड़ी मिस्टिकल सी चीज होने लग गई है, सभी चीजों में कोई इनर इंजीनियरिंग चलने लग गई है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। जब भी रिप्रोडक्शन होता है इंसानों में, जानवरों में, पेड़ पौधों में, तो जीन्स जो हैं वो एक से दूसरे लिविंग बीइंग में जाती है। हमारी जीन्स बच्चों में पास ऑन होती है और जब भी ये होता है तो जीन्स में म्यूटेशन देखने को मिलती है। थोड़ी बहुत तब्दीली आ जाती है जीन्स में और कुछ वेरिएशन देखने को मिलती है, और ये वेरिएशन अक्सर आगे आने वाले इंसानों में भी इनहेरिट की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी ब्राउन आंखें हैं और आपके बच्चों में ग्रीन आंखें देखने को मिलती है। इसका मतलब है कि अचानक से एक म्यूटेशन आ गई है उनकी जीन्स में, आंखों को कलर देने वाली जीन। हो सकता है आगे आने वाले बच्चों में भी ग्रीन आंखें देखने को मिले। अक्सर ये वेरिएशन जो होती है, इनमें से कुछ फायदेमंद होती हैं और कुछ डेंजरस रहती हैं अपने इन्वायरमेंट के होते। तो कुछ सर्वाइव कर पाती हैं, कुछ डाई आउट हो जाती हैं। इसी प्रोसेस को कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक मेंढक है जो ब्राउन कलर का है, जंगल में रहता है, इसके 5 बच्चे हैं जिसमें से 4 ब्राउन कलर के हैं और एक ग्रीन कलर का है। ये ग्रीन कलर का मेंढक बड़े अच्छे से डिस्गाइज कर सकता है, अपने आप को कैमोफ्लेज कर सकता है ग्रीन कलर के पेड़ पौधों में। इसके रहते इसको एक एडवांटेज मिलता है। एक दिन एक सांप आकर ब्राउन कलर के मेंढकों को खा जाता है क्योंकि वो आसानी से दिख जाते हैं, लेकिन ये ग्रीन कलर का मेंढक नहीं दिखता, ये बच जाता है और आगे आने वाली नस्लें भी अब इसकी ग्रीन कलर की होगी। कुछ इसी तरीके से मोटे मोटे तौर पर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन काम करती है। यहाँ पर एक टर्म यूज की जाती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कई मोटिवेशनल स्पीकर्स इस टर्म का मिस यूज करते हैं, ये कहकर के जो फिजिकली फिट लोग हैं सिर्फ वही सर्वाइव कर सकेंगे। लोग इमेजिन करते हैं जिसके बड़े बड़े बाइसेप्स होंगे, ट्राइसेप्स होंगे, 6 पैक होंगे, उन्हीं लोगों का यहाँ पर सर्वाइवल देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन ये कहना एक्चुअली में गलत होगा। फिट का मतलब यहाँ पर सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर बनना नहीं है। चार्ल्स डार्विन के अकॉर्डिंग फिट का मतलब है कि जो अपने आसपास के इन्वायरमेंट में सबसे अच्छे से फिट बैठ सके। और इन्वायरमेंट का मतलब यहाँ पर सिर्फ अपने आसपास का क्लाइमेट और टेम्परेचर नहीं है, बल्कि अपने आसपास रहने वाले प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज भी हैं। एक सिचुएशन में कौन कितने अच्छे से फिट हो रहा है। अब इसीलिए क्या फिट है क्या नहीं, ये टाइम के साथ साथ बदलता भी रह सकता है। और दोस्तों, ये प्रोसेस सिर्फ पास का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब है एवोल्यूशन कभी नहीं रुकता। हर लिविंग बीइंग, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडॉप्ट करती हैं और सर्वाइव करती हैं। फिट रहना सिर्फ मसल या ताकत का मतलब नहीं, बल्कि बैलेंस क्रिएट करना और चैलेंजेस का सलूशन ढूंढना है।
हम भी इस प्रोसेस का हिस्सा हैं। जो सीखता और अडॉप्ट करता है वही आगे बढ़ता है। नेचर को देखो, हर स्पीशीज अपने एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस बनाने की कोशिश में है और हम भी इस बैलेंस का हिस्सा हैं। सो दोस्तों, समझ लो कि एवोल्यूशन सिर्फ पास्ट की स्टोरी नहीं बल्कि प्रेजेंट और फ्यूचर का रोड मैप भी है। जो समझ जाएगा कि फिट रहना क्या होता है और कैसे अडॉप्ट करना है, वही आगे बढ़ पाएगा। और याद रखो, नेचर नेवर स्टॉप इवॉल्विंग एंड नेदर शुड यू कीप लर्निंग, कीप अडॉप्टिंग, कीप ग्रोइंग। योर एवोल्यूशन इज इन योर हैंड। तो आपने बेसिक समझ लिया है। अब आपको बताता हूँ कि एवोल्यूशन एक्चुअली में हुआ कैसे। एवोल्यूशन के ट्री में अगर आप टाइम में पीछे जाते रहो तो हर किसी में आपको एक कॉमन एंसेस्टर देखने को मिलेगा। कई बिलियन साल आगे चले तो एक बड़ा खास किस्म का बैक्टीरिया सामने आता है एवोल्यूशन के चलते, साइनोबैक्टीरिया। ये पहला ऐसा बैक्टीरिया होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है, यानी धूप का इस्तेमाल करके एनर्जी जनरेट करना। इसमें पानी को भी एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है और एंड प्रोडक्ट यहाँ पर निकलता है ऑक्सीजन। जो सारी स्पीशीज आज के दिन एग्जिस्ट करती हैं, ये सबसे एक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं। एक ऐसा इक्विलिब्रियम जहां हर कोई फिट बैठा है। हर एक स्पीशीज ने अपनी जगह बनाई हुई है इकोसिस्टम में, चाहे वो खून पीने वाले मच्छर जैसे जानवर क्यों ना हो, शार्क्स क्यों ना हो, या फिर हाइनर जैसे स्क्वेंजर ही क्यों ना हो, सब के सब इकोसिस्टम में जरूरी हैं। अभी के लिए मैं आपको एक टाइम ट्रैवल वाला वीडियो अपना सुजेस्ट करना चाहूंगा। इसमें मैंने बताया है कि कैसे वक्त के आगे या पीछे जा सकते हैं। अगर देखना है तो इधर क्लिक करके देख सकते हैं, शायद वहां से तुम्हें और भी क्लियर इंफॉर्मेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।